अच्छा, ओपीएम एनाल्जेसिक्स और एंटागनिस्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो याद रखना, ओपीएम एनाल्जेसिक्स जो होते हैं, ठीक है, ये ओपीएम या पॉपी जो फ्लावर होता है ये वाला खूबसूरत सा, ठीक है, इससे डिराइव करदा होते हैं। ठीक है, इसमें से जो इसका फ्लावर होता है, पॉपी फ्लावर, ठीक है, इसकी बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें आपका आ जाता है ओपीएम आ जाता है। ओपीएम से फर्दर फिर प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसमें आपका मॉर्फिन आ जाता है, कोकेन आ जाता है, हेरोइन आ जाता है। ठीक है, ये यूजुअली अपने जो हैं वो नेगेटिव और अपने जो हैं वो एडिक्टिव इफेक्ट्स की वजह से ज़्यादा बदनाम है, लेकिन हम इनको जो है वो पेन रिलीफ के लिए जो है वो बड़ा इफेक्टिवली हम इनको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके नेचुरल ओपिएट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इससे डिराइव्ड होते हैं, और कुछ सेमी सिंथेटिक अल्कलॉइड्स भी होते हैं। इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफाई कर लेते हैं यूजुअली। एक तो आपके क्लिनिकल यूजेस के लिहाज से, ठीक है, कि आप इसको इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। आप इसको आया एज एन एनाल्जेसिक इस्तेमाल कर रहे हैं पेन रिलीफ के लिए, एंटीटसिव्स होते हैं जो आपकी खांसी कम करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या डायरिया रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो इसके क्लिनिकल यूज के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन बनती है। दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो उसके एनाल्जेसिया की स्ट्रेंथ के लिहाज से होती है। ठीक है, कुछ ओपिएट्स जो होते हैं, इनफैक्ट जो ओपीएम जो आपके जो होते हैं एगनिस्ट होते हैं, ओपीएम एगनिस्ट होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स। ठीक है, दे आर द मोस्ट, इनफैक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनाल्जेसिक्स। ठीक है, फिर कुछ मॉडरेट एनाल्जेसिया प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके एगनिस्ट एंटागनिस्ट आ गए, इस पे आगे चल के बात करते हैं। और कुछ वीक एगनिस्ट भी जो होते हैं वो भी इसके अंदर जो होते हैं वो शामिल होते हैं, यानी कि आप एनाल्जेसिया की स्ट्रेंथ के लिहाज से भी इसको आप सिंपली क्लासिफाई कर लेते हो। और दूसरी तीसरी चीज जो होती है दैट इज द रेशियो ऑफ एगनिस्ट टू एंटागनिस्ट। ठीक है, एक कैटेगरी होती है एगनिस्ट की जिसमें आपका मॉर्फिन आ जाता है, हेरोइन आ जाता है। ठीक है, दूसरी होती है एंटागनिस्ट जो आपके रिसेप्टर ओपिएट रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं। ठीक हो गया। और कुछ होते हैं मिक्स्ड एगनिस्ट एंटागनिस्ट, जैसे मैं भी पीछे कह रहा था कि मॉडरेट एनाल्जेसिया जो होता है वो यूजुअली ये प्रोवाइड करते हैं। अब मिक्स्ड एगनिस्ट एंटागनिस्ट नाम से पता चल रहा है कि कुछ केसेस में ये एगनिस्ट बन जाता है, कुछ में ये एंटागनिस्ट बन जाता है। ठीक हो गया, इसीलिए इसको जो है इट इज केपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग वन ओपियोइड रिसेप्टर सबटाइप एंड ब्लॉकिंग अनदर सबटाइप, यानी कि ये एक ही वक्त में जो है वो कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और कुछ को ब्लॉक करता है। अगर आप इसकी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करो तो हम इसको तीन में डिवाइड कर देते हैं। एक आपके एगनिस्ट हो गए, ठीक है, एक आपके मिक्स्ड एगनिस्ट एंटागनिस्ट, ठीक है, जैसे मैं भी बात कर रहा था, और एक आपके सिंपल एंटागनिस्ट। एगनिस्ट के अंदर आपके आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिहाज से, जो उसकी स्ट्रेंथ के लिहाज से, उसमें स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक आ जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के अंदर वही मॉर्फिन, ठीक है, मेथाडोन, मेपेरिडीन, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एगनिस्ट, ओपियोइड एगनिस्ट। कुछ वीक, कुछ मॉडरेट आ जाते हैं जिसमें कोडीन आ जाती है, ऑक्सीकोडोन आ जाता है, और कुछ वीक होते हैं जिसमें प्रोपॉक्सीफीन होता है जिस तरह। ठीक है, और मिक्स्ड एंड एगनिस्ट एंटागनिस्ट और एंटागनिस्ट उस लिहाज से जो है वो इनकी स्ट्रेंथ भी और उनका जो एक्शन होता है उसके लिहाज से भी। जहां तक फार्माकोकाइनेटिक्स की बात है तो उसमें एक चीज याद रखिएगा कि दे आर वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, बासानी आप इनको जो है वो ओरली दे सकते हो। ठीक है, टैबलेट्स की शक्ल में, या अब इस टॉपिक का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग किसी भी क्लास में या किसी भी जगह पर इसको पढ़ाओ तो लोग इसका जो है वो जो नेगेटिव एक इम्पैक्ट होता है ना कि हीरोइन पीता है या चर्च पीता है, उसमें जो है वो इसको लेना शुरू कर देते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोमोरफोन, ऑक्सीमोरफोन, ठीक है, ये भी आपके ओरली एब्जॉर्ब होते हैं, और ओरली चूंकि ये एब्जॉर्ब अच्छे हो जाते हैं, इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी बड़ा टका के होता है। ठीक है, इसीलिए इनको जो है आप पारेंटली भी दे सकते हो। आई एम सॉरी, ये जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनरली आपके जो ओपियोइड एंड ओपियोइड एगनिस्ट होते हैं, दे आर वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। ठीक है, बासानी आप उनको ओरल रूट से दे सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मोरफिन वगैरह होगी, इनका मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतना रिगरस होता है कि आप इनको ओरली नहीं दे सकते। अगर आप ओरली दोगे तो या तो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी जो कि पोटेंशियली फेटल भी हो सकती है, या फिर आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में आपको जो है वो फिर पैरेंटली आईवी देते होते हो आप उनको।
ठीक है। और इसका एक और फायदा कह लो, नुकसान कह लो, कि ये प्लेसेंटल बैरियर भी जो है वो बड़े आराम से क्रॉस कर जाता है। और यही वजह है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, अगर वो ये ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनके फीटस के ऊपर जो है वो इसके बुरे असरात आते हैं, बिलखसूस ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देता है। और फिजिकल डिपेंडेंस, यानी कि आपकी बॉडी जो होती है वो इसके ऊपर, इसको इसकी आदत बना लेती है बॉडी अपनी, यानी कि आप इसके आदी हो जाते हो और इसके बगैर आप जो है वो नॉर्मल अपने पे डे टू डे जो आपके काम होते हैं वो आप नहीं कर पाते। मेटाबॉलिज्म की बात हमने की, तो उसमें ये भी चीज़ याद रखिएगा कि लिवर के अंदर इनका मेटाबॉलिज्म होता है और एक किडनीज के थ्रू जो है वो वॉश आउट होकर बॉडी में से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब ओपियोइड एगनिस्ट की बात कर लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाता है। अच्छा, ये अब थोड़ा सा तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने ओपियोइड रिसेप्टर्स बनाए हुए हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये 3 रिसेप्टर फैमिलीज जो होती हैं उनके थ्रू ओपियोइड्स का जो होता है वो इफेक्ट आता है। एक होते हैं आपके ये म्यू फैमिली या म्यू रिसेप्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो प्राइम ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं जो एनल्जीजिया कॉज करते हैं ओपिएट एगनिस्ट के अंदर, वो आपके म्यू रिसेप्टर्स होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। फिर आपके आ जाते हैं कापा रिसेप्टर्स, ठीक है। इनका काम भी एनाल्जेसिया करवाना होता है, लेकिन दे मॉड्यूलेट द रिस्पॉन्स टू केमिकल एंड थर्मल नोसिसेप्शन। ठीक हो गया। यानी कि ये केमिकली और थर्मली जो आपका नोसिसेप्टर्स होते हैं, जो आपका टेम्परेचर चेंज डिटेक्ट करते हैं, उसके थ्रू ये एनाल्जेसिया करवाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज द डेल्टा रिसेप्टर फैमिली, ठीक है। इनका सिलेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर आपके जो पेरिफेरल सेप्टर्स होते हैं उसके अंदर जाकर ये अपना एक्शन शो करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा देख सको तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। दिस इज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब यूजुअली होता क्या है नॉर्मल हालात के अंदर, कि ये एक साइनेप्टिक वेसिकल है, यहाँ इसने साइनेप्स के ऊपर आना है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, और इसने ग्लूटामेट या जो भी कुछ का न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसको इसने रिलीज कर देना। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर लगा होगा उसके साथ जाकर अटैच होकर नेचुरली उस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जो है वो एंटर होगा, ठीक है। अब आपका जो ओपियोइड एगनिस्ट है वो किस तरह से काम करता है। ओपियोइड एगनिस्ट या ओपियोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये कैल्शियम इनफ्लक्स जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर हो रहा है उसको कम करवा देता है, ठीक है। यहाँ पर आकर ओपियोइड एगनिस्ट ने अटैच होना है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स नेचुरली कम हो जाएगा, ठीक है। अब जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स या कैल्शियम की एंट्री जो है वो सेल के अंदर कम होती है, तो उससे जो आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे यहाँ पर ग्लूटामेट है, इसकी भी रिलीज कम होगी, ठीक है। जब ग्लूटामेट की रिलीज अपनी क्वांटिटी के लिहाज से कम होगी तो जो एक्साइटेशन होनी है उसका लेवल भी नेचुरली कम होगा, कम ग्लूटामेट जाएगा, कम कम आपका एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर ओपियोइड रिसेप्टर के साथ अटैच होकर ओपियोइड एगनिस्ट कैल्शियम चैनल के ऊपर एक्ट करते हुए कैल्शियम की अमाउंट जो होती है उसको डिक्रीज करवा देते हैं, ताकि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो कम रिलीज हो, ठीक है। एक तो ये इसका काम हो गया, ये आ गया इसका प्री सिनेप्टिक उसके ऊपर न्यूरॉन के ऊपर। पोस्ट सिनेप्टिक में क्या रोल होता है, पोस्ट सिनेप्टिक के अंदर ये देखो आपको पोटेशियम आयन आपको नजर आएगा, ठीक है। ओपियोइड रिसेप्टर की एक्टिवेशन से आपका पोटेशियम का जो इफ्लक्स है, यानी कि जो पोटेशियम आपका सेल से बाहर निकल रहा है आपका, उसकी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेशियम सेल के ज्यादा बाहर निकालने से जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसका जो एक्साइटेटरी उसका एक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो डिक्रीज हो जाएगा उसका, ठीक है। यानी कि अब आपके ये दो जगहों के ऊपर एक्ट कर रहा है, एक तो प्री सिनेप्टिक के ऊपर कैल्शियम चैनल में, पोस्ट सिनेप्टिक के ऊपर पोटेशियम चैनल के ऊपर। पोटेशियम का इफ्लक्स ज्यादा करा दिया, ठीक है, कैल्शियम का इनफ्लक्स कम करवा दिया, न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर एक्शन आ गया सारा, न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर से ही कम आ रहा है, आगे से कम, आगे मजीद कम जाएगा तो उससे एक्साइटेशन उसकी जो है वो डिमिनिश हो जाएगी। और जो पोस्ट सिनेप्टिक है उसके अंदर आपका पोटेशियम का जो इफ्लक्स है वो ज्यादा हो गया और जो रिस्पॉन्स आएगा उसका वो कम हो जाएगा। दिस इज हाउ ओपियोइड एगनिस्ट दे डिक्रीज योर रिक्वेस्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है। यही वजह है कि आपके ओपियम लेने से या ये चरस पीने से या हीरोइन पीने से आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो आपके स्लो हो जाते हैं।
ठीक है, दिस इज हाउ ओपियोइड एगनिस्ट दे वर्क। ठीक है, अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। नंबर एक मैंने कहा था एनाल्जेसिया, इसको हम अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर लेते हैं अक्यूट और क्रॉनिक के अंदर। ठीक हो गया, आपका जो अक्यूट है वो यानी कि आपके इमीडिएट जो आपके इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या सीन होगा कि उसके अंदर इट विल बी कॉजिंग एनाल्जेसिया। ठीक है, अब मैंने पहले भी कहा था कि हम इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट के अंदर, जिसमें आपका मॉर्फिन वगैरह आ गए, ठीक है, मेथाडोन आ गया, फेंटेनाइल आ गया, और ये आपका फेवरेट हेरोइन आ गया। ठीक है, फिर कुछ मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट आ जाते हैं, इसमें आपका ब्यूप्रीनॉर्फिन आ जाता है आपका। ठीक है, और कुछ पार्शियल एगनिस्ट आ जाते हैं, इसमें आपका कोडीन आ जाता है, उसकी उसी तरह से एनाल्जेसिक एफिकेसी कम होती है आपकी। लिहाजा इसका जो अक्यूट काम है, सबसे पहली चीज जो ये करवाता है वो करवाता है एनाल्जेसिया या पेन रिलीफ। ठीक है, सेकेंडली इट कॉजेज सेडेशन एंड यूफोरिया। सेडेशन में नेचुरली रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। ठीक है, यूफोरिया आपको होता है, यूफोरिया इज बेसिकली फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, फॉल्स फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है सारा कुछ, आप बड़े खुश होते हैं, हवा में तैर रहे होते हो आप, इस तरह की आपको फीलिंग आती है। और नेचुरली अगर आपका ये डोज ज्यादा हो जाएगी, या अगर आपने एकदम से ज्यादा डोज ले लिया है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि आपके लंग्स जो हैं वो काम करना छोड़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया, नेक्स्ट आगे अगर इसके ऊपर हम बात करें तो दिस कैन कॉज एंटी टसिव एक्शंस, यानी कि अगर किसी को कफ आ रही है तो ये कफ रिफ्लेक्स को भी जो है वो डिमिनिश कर देता है, थोड़ा स्लो कर देता है, ताकि कफ से आपको रिलीफ आ जाए। नोजिया वॉमिटिंग हर जगह हो रही है, इसके अंदर भी होती है। ठीक है, जीआई के अंदर दिस कैन एक्ट एज एन एंटी डायरियल, बिकॉज ये जितने भी आपके ओपियोइड एगनिस्ट होते हैं दे कॉज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन तुम लोगों को पता है कि उलट होता है डायरिया का, इसीलिए आपको डायरियल स्टेज के अंदर जो है वो कॉन्स्टिपेशन अचीव करनी होती है। तो दैट इज हाउ दे कॉज, दे आर यूज्ड एज एंटी डायरियल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स के ऊपर इसका एक्शन होता है, और स्मूथ मसल्स भी स्पेसिफिकली दो जगहों के ऊपर इसका जो एक्शन होता है वो बहुत तगड़ा होता है। एक तो आपके बिलियरी ट्री के अंदर, ठीक है, बिलियरी ट्रैक्ट यानी कि जो बाइल डक्ट और वो सारा जो आपका सारा सिलसिला होता है, वहां पर ये बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, और यूट्रस के अंदर जो है दिस कैन प्रोलॉन्ग द फेज ऑफ लेबर। ठीक है, बिकॉज यूट्रस भी सारा स्मूथ मसल का बना होता है। इसके अलावा चूंकि अब स्मूथ मसल की बात हो रही है, तो आई के अंदर भी स्मूथ मसल होते हैं, और आई के अंदर दिस इज गोइंग टू कॉज मियोसिस। क्रॉनिकली अगर आप इसको देखोगे तो क्रॉनिकली आपको दो इफेक्ट्स इसके मेजर नजर आएंगे। नंबर एक, टॉलरेंस, बॉडी जो होती है वो ओपियोइड एगनिस्ट के अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप कर लेती है। टॉलरेंस क्या चीज होती है? टॉलरेंस होती है कि आपने पहली दफा एक ड्रग ली, फॉर एग्जांपल आपने 5 mg ले लिया आपने, ठीक है, अब आपने 5 mg लेनी शुरू कर दी है। उस ड्रग का असर ये है कि वो ड्रग 5 mg लेकर आपको जो है वो सिडेशन होती है या आपको नींद आती है। एक हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, 5 mg आपने ली, उससे आपको नींद आनी शुरू होगी। ठीक है, आप लेते रहते हैं उसको, ठीक है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4, 6, 7, 8 महीनों के बाद आपको फील होता है कि आपकी गोली जो है वो असर नहीं कर रही, आपको वो गोली खाने से नींद नहीं आ रही। तो आप क्या करते हैं कि आप 5 mg की बजाय ना आप 10 mg लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 10 mg से आपको वो डिजायर्ड इफेक्ट जो आपको चाहिए होता है वो आपको अचीव हो जाता है आपको। ठीक है, तो एक अरसा आएगा कि 10 mg भी आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी, 10 mg से भी आपको असर नहीं होगा, फिर 10 से वो 15 होगी, 15 से 20 होगी। तो इन ओपियोइड एगनिस्ट के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि ये बंदा जो होता है वो इनके साथ जो होता है वो टॉलरेंस बॉडी जो होती है वो इनके अगेंस्ट डेवलप कर लेती है, कि वो डिजायर्ड इफेक्ट अचीव करने के लिए फिर आपको ड्रग की डोज जो है वो बढ़ानी पड़ती है, विच इज समथिंग वेरी बैड। डिपेंडेंस ये होती है कि आप उस ड्रग के बगैर जो है वो एक कदम चल नहीं सकते आप। यही वजह होती है कि जो लोग इसको एज ए ड्रग यूज करते हैं, एज ए रिक्रिएशनल ड्रग यूज करते हैं, दे टेंड टू डेवलप डिपेंडेंस फॉर दिस ड्रग, और वो फिर इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, इन द सेंस के उनको इसके बगैर जो है वो जिंदगी का जो वो इफेक्ट उनको चाहिए होता है, या जो स्टिमुलेशन उनको चाहिए होती है वो नहीं मिलती। क्लिनिकली अगर हम इस ड्रग को देखें तो इसको हम एज एन एनाल्जेसिक यूज करते हैं पेन कम करने के लिए। ठीक है, कफ को रिड्यूस करने के काम आता है ये। ठीक है, डायरिया कंट्रोल करने के काम आता है। अक्यूट पल्मनरी एडीमा के अंदर ये चीज याद रखिएगा कि अक्यूट पल्मनरी एडीमा के अंदर आपकी सांस जो होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है,
और सांस उखड़ती है आपकी, तो उससे जो एक पैनिक किसी कैफियत आती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम ये ड्रग दे सकते हैं, लेकिन एक बहुत लिमिटेड और बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ ये एनेस्थीसिया का भी हिस्सा होता है। एनेस्थीसिया जिसके अंदर आपको पता है कि आपने मसल रिलैक्सेशन, एनाल्जेसिया, और आपने बॉडी को जो है वो पेन फ्री रखना है आपने, तो उसके लिए भी जो है ये इस्तेमाल होती है। जहां तक टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है, तो एक चीज याद, ये पॉइंट्स हैं सारे जो आपके जेहन में होने चाहिए कि टॉक्सिसिटी में दिस कैन कॉज अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर ज्यादा अमाउंट ले लोगे तो इट इज गोइंग टू कॉज डिस्फोरिया, यानी कि उसके अंदर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, एक एजिटेटेडनेस, एक अजीब सी एक जिसको कहते हैं ना कि बेचैनी सी बंदे की बॉडी के अंदर जो होती है वो उसको फील होती है, नींद ज्यादा आती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि वो यूरिन जो होता है वो उसको पास नहीं करता ज्यादा, देयर इज नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। एडिक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि ये मोस्टली एज अ ड्रग ऑफ अब्यूज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि आपकी जो सांस है वो भी बंद हो सकती है इससे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मिक्स्ड एगनिस्ट और एंटागनिस्ट। तो इसमें याद रखिएगा कि इनकी जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है वो फुल एगनिस्ट या जो ओपियोइड एगनिस्ट होती है उससे कम होती है, ठीक है। और इसके जो प्रोटोटाइप्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं ब्यूप्रीनॉर्फिन, ठीक है, ब्यूटॉर्फेनॉल, ठीक है, नैल्ब्यूफिन, ये सारे इसके प्रोटोटाइप्स हैं। इनका जो एनाल्जेसिया होता है वो कंपेयर टू फुल एगनिस्ट काफी हद तक कम होता है। ये जिन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है उसमें मोस्टली कापा रिसेप्टर्स आते हैं। एगनिस्ट जो था वो आपका ये जो आपके थे म्यू रिसेप्टर्स उनके ऊपर ज्यादा एक्ट कर रहा था। एनाल्जेसिया भी नेचुरली कम करवाता है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट है वो आपके फुल एगनिस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है आपका। कमिंग टू द इफेक्ट्स, वंस अगेन दिस इज गोइंग टू कॉज सेडेशन, ये भी डिजीनेस कॉज करवाएगा, नोजिया करवाएगा, स्वेटिंग करवाएगा, इससे भी एंजाइटी, हेलुसिनेशंस और नाइटमेयर्स भी, इवन बुरे बुरे ख्वाब भी आ सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होती है, लेकिन ये फुल एगनिस्ट की निस्बत कम होती है। ये भी टॉलरेंस डेवलप कर जाता है विद क्रॉनिक यूज, और इसके अंदर भी फिजिकल डिपेंडेंस के जो होते हैं वो चांसेस होते हैं, लेकिन कंपेयर टू कंप्लीट या फुल एगनिस्ट रिलेटिवली कम होते हैं इसके। लास्ट में आ जाते हैं ओपियोइड एंटागनिस्ट, तो उसके अंदर जो आपको प्रोटोटाइप्स आ जाती है वो नेलेक्सोन आ जाती है, नेल्मेफिन आ जाती है, नेल्ट्रेक्सोन आ जाती है, ठीक है। ये आपको पेन किलर्स में अक्सर आपको जो आप बाजार से लेते हो ना उसके अंदर आपको बासानी आपको मिल जाते हैं आपको ये, ठीक है। इसकी भी एफिनिटी जो होती है वो म्यू रिसेप्टर को ज्यादा होती है कंपेयर टू दी अदर रिसेप्टर्स, लेकिन जो आपके ओपियोइड एगनिस्ट होते हैं उससे रिलेटिवली कम हो जाती है। और ज्यादातर हम इसको जो है वो ओपियोइड जो ओवरडोज होती है, फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज टेकन लार्ज अमाउंट ऑफ मॉर्फिन ले लिया उसने, तो उसके अंदर आप ये नलेक्सोन जो होता है एज एन एंटीडोट आप देते हो, और ये उसको ट्रीट करने के, उसकी ओवरडोज को ट्रीट करने के ज्यादातर काम आता है, ठीक है। आखिर में ये ग्राफ है जो मैं चाह रहा था कि तुम लोग देख लो। वाई एक्सिस के ऊपर उसने सिवेरिटी ऑफ विड्रॉल दिखाया हुआ उसने। विड्रॉल क्या होता है, आप एक ड्रग एक लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उस बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है वो उसने टॉलरेंस भी डेवलप कर ली और बॉडी जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट भी हो गई है। अब वो ड्रग उस बंदे ने लेना ही लेना है, अगर नहीं लेगा तो उसको कुछ सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। उन सिम्टम्स को हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं कि आप विड्रॉ कर रहे हैं ड्रग को, या आप बॉडी में से उसको जो है वो मजीद नहीं दे रहे, तो बॉडी में से वो जो है निकल रहा है, तो उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक हो गया। और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वो डेज रख लिए सिंस द लास्ट ड्रग डोज, ठीक है, यानी कि ये 5 दिन हो गए आखिरी दफा लिया हुआ था, ये 10 दिन हो गए आखिरी दफा लिया था, 15 दिन हो गए आखिरी दफा लिया था। अब ये 3 यहाँ पर ड्रग्स हैं, जिसमें एक ये येलो वाला ग्राफ जो है वो आपका हेरोइन का है, विच इज एन ओपियोइड एगनिस्ट, ठीक है। अब ये याद रखो कि इसका विड्रॉल हेरोइन का बहुत सवेयर होता है, ठीक है, लेकिन विड्रॉल उतना ही, जितनी तेजी से इसका विड्रॉल ज्यादा ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से इसका नीचे आता है, तो विद इन 7 डेज जो है वो विड्रॉल काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है इसका, ठीक है। जो आपके है ये ब्यूप्रीनॉर्फिन है आपका, ठीक है, जो आपका मिक्स था, एगनिस्ट एंटागनिस्ट था, रिलेटिवली वीकर था एनाल्जेसिक के तौर पर, उसका विड्रॉल इतना सवेयर तो नहीं है, लेकिन उसको टाइम तकरीबन उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है हेरोइन से ज्यादा। एज फार एज मेथाडोन इज कंसर्न, ठीक है, तो इसके भी सिम्टम्स उतने सवेयर नहीं आते, लेकिन इसको जो है वो टाइम लगता है उसको उसके सिम्टम्स को कंप्लीटली रिलीव होने के अंदर, ठीक हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे।
ओपियोइड जो आपके एनाल्जेसिक्स हैं उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है याद करने वाली वो यही है, आपके जो फुल एगनिस्ट होते हैं ज़्यादातर इसी के ऊपर जो है वो चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बाकी के ड्रग्स का।